क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 कौन सा हमारा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसकी 2 क्लासें हम पहले कर चुके हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक है ना। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा सिंगल सेल मल्टी सेलुलर में। आज हम 3rd क्लास के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पेज नंबर आपका 133 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10th साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय मनोज दहिया सर, MD ट्यूटोरियल। आपकी आज ये 3rd क्लास है इस चैप्टर की। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ा था। एसेक्सुअल जब सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोडक्शन करे, नई संतानें उत्पन्न कर सके तो उसे एसेक्सुअल। और सेक्सुअल में जब 1 मेल एंड 1 फीमेल, 2 पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वी आर also familiar with modes of reproduction that depend on the involvement of 2 individuals before a new generation can be created. न्यू जनरेशन क्रिएट करने के लिए जब 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो तो हम उसे कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुल्स alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. In such cases both sexes, male and female, यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं किसके? बुल्स एंड हैन। ह्यूमन बींग्स हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल है। बुक वालों ने भी 2 बुल्स और हैंस के एग्जाम्पल दिए हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। 2 सेक्सेस, 1 मेल एंड 1 फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? अब कहते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस मोड का, रिप्रोडक्शन का, जरूरत क्यों भाई, क्या खास बात है? आर देयर एनी लिमिटेशंस? क्या इनकी कोई लिमिटेशंस भी हैं? of asexual mode of reproduction which we have been discussed above. तो अभी हम डिस्कस करेंगे why the sexual mode of reproduction, क्यों जरूरत है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, क्यों जरूरत है 1 मेल एंड 1 फीमेल की रिप्रोडक्शन के लिए, जबकि एसेक्सुअल मोड हमने पढ़ चुका है। एसेक्सुअल से ही क्यों नहीं हो जाता? द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम 1 इन्वॉल्व स्कोपिंग ऑफ DNA as well as of the cellular apparatus to create of 2 new cells, 2 new cells create करना किससे? एक 1 involves copying of DNA as well as the cellular apparatus, जिसमें DNA कॉपी होता है और cellular apparatus कॉपी होता है। The DNA copying mechanism as we have noted cannot be absolutely accurate. हमने पढ़ा कि डीएनए कॉपी करने का जो मैकेनिज्म है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर ए सोर्स ऑफ वेरिएशन। और ये जो एब्सोल्युटली एक्यूरेट ना होने की वजह से जो एरर आता है, इसी एरर की वजह से वेरिएशंस जो है वो पॉपुलेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशंस। कोई भी इंडिविजुअल वेरिएशन से प्रोटेक्टेड नहीं है। इन द सेंस जब भी रिप्रोडक्शन होगा, न्यू इंडिविजुअल्स जनरेट होंगे, हमेशा वेरिएशंस होंगे। क्लियर है? क्यों वेरिएशंस होंगे? क्योंकि डीएनए कॉपी एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए वेरिएशंस होंगे। एरर होंगे तो वेरिएशंस होंगे। बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस हैं ये किसी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, एक्सट्रीम
कंडीशंस में इंश्योर करते हैं कि वो स्पीसीज सर्वाइव कर सके, इट वुड देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स दैट अलाउ मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड। अब इससे हमें ये समझ में आया कि अगर ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस होंगे, इट वुड बी देयरफॉर मेक सेंस इफ ऑर्गेनिज्म कम अप विद रिप्रोडक्टिव मोड्स, कि ऑर्गेनिज्म ऐसे रिप्रोडक्टिव मोड्स को यूज करे जो अलाउ करता है, किस चीज को अलाउ करता है, मोर एंड मोर वेरिएशंस टू बी जनरेटेड, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस जो हैं वो न्यू इंडिविजुअल में आ सके। उससे क्या होगा, उससे स्पीसीज के सरवाइव करने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो हमने क्या समझा इससे कि हमें अब ऐसे मोड्स को स्टडी करना है जिनमें वेरिएशंस पहले वाले मेथड से ज्यादा है। यानी एसेक्सुअल जो पढ़ा था उसमें वेरिएशंस हैं लेकिन कम है। अब सेक्सुअल पढ़ेंगे तो सेक्सुअल में जो न्यू इंडिविजुअल में वेरिएशंस आएंगे वो पहले वाले एसेक्सुअल मोड से ज्यादा वेरिएशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है। While DNA coping mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of the variations as fairly slow process. बेशक ये 100% एक्यूरेट नहीं है डीएनए कॉपी का मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा तो है कि ये बहुत वेरिएशंस का जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, अगर डीएनए कॉपी का जो मैकेनिज्म है वो कम एक्यूरेट होता, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क, तो जो डीएनए कॉपी होती वो काम ही नहीं कर सकती होती। यानी वेरिएशंस के दो मेथड है। वेरिएशंस भाई हमें पता है कि वेरिएशंस किस वजह से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है वो डीएनए कॉपी में जो गलतियां हो रही हैं, एक्यूरेसी है, उसकी कमी की वजह से है। अगर ये वेरिएशंस डीएनए कॉपी मैकेनिज्म प्रेसाइज ना हो, ठीक है ना, और ये बहुत कम एक्यूरेट हो, तो जो नया न्यू डीएनए बनेगा वो इतना खराब बन सकता है कि वो आगे वर्क ही नहीं करे। डीएनए कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर एपरेटस, उस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर इस डीएनए को काम करना है, एंड वुड डाई, और ये मर जाए। तो इससे क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशंस बी स्पीडेड अप, तो अब वेरिएशंस के प्रोसेस को कैसे स्पीड दें भाई। वेरिएशन तो डीएनए कॉपी में जो चेंजेस थे उसकी वजह से हो रहा था, एरर की वजह से, एरर बढ़ा देंगे तो डीएनए ही डाई हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस accumulated फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, कि जो नया न्यू वेरिएशंस है डीएनए कॉपी में, उसमें पहले वाला वो वेरिएशंस तो होगा ही जो पहले वाली जनरेशन में वेरिएशन आया है। द टू different individual in a population would have quite different patterns of accumulated variation. आप देखो, एक कोई ऑर्गेनिज्म ये है और एक ऑर्गेनिज्म ये है, ये इसमें ऊपर से जो वेरिएशंस आए हैं उनका सेट अलग है, इसमें ऊपर से जो वेरिएशंस आए हैं उनका सेट अलग है। लेकिन क्या ये दोनों ही सरवाइव करते, दोनों ही जिंदा हैं, तो दोनों ही फिट सर्वाइविंग के लिए। तो अगर हम यही कह रहा है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो ये इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, उनमें अलग अलग तरह की वेरिएशंस हैं। सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल, ये सारी वेरिएशंस लिविंग इंडिविजुअल के अंदर हैं, इट इज एश्योर्ड, तो इसका मतलब ये आपको एश्योर करता है, दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफेक्ट, कि इनकी वजह से कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, यानी ये डीएनए, ये ऑर्गेनिज्म डाई, मरेंगे नहीं। कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल, अगर इन दोनों के वेरिएशंस को कंबाइन कर दें, मिला दें और एक इंडिविजुअल बना दें, वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स, जिसकी वजह से इसके वेरिएशन और इसके वेरिएशन मिलकर यहाँ डबल वेरिएशंस आ जाएंगे। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स,
इसमें इस कॉम्बिनेशन में दो अलग अलग इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुए। किस लिए हमने ये सब किया? इस सब का बेनिफिट क्या है? वेरिएशंस को इंक्रीज करने के लिए। और कौन से वेरिएशंस को? उन सुटेबल वेरिएशंस को जो सर्वाइविंग कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। अब डीएनए कॉपी में एरर ज्यादा अगर हो जाता तो डीएनए डाई हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों लिविंग बींग्स हैं तो दोनों के वेरिएशंस फिट है फॉर सर्वाइविंग, इसीलिए उनसे जो न्यू सेल्स बनेगी उसमें इसके और इसके वेरिएशंस आएंगे, दोनों ही सर्वाइविंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरिएशंस भी इंक्रीज हुए प्लस वेरिएशन सर्वाइविंग को सपोर्ट भी करते हैं। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। द सेक्सुअल मोड ऑफ reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction. But this creates a major difficulty. लेकिन अब इसमें क्या बड़ी डिफिकल्टी है? If each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA. कहता है अगर दो सेल कंबाइन होके नई सेल बनाती हैं तो इसका डीएनए भी यहां जाएगा और इसका डीएनए भी यहां जाएगा, तो इसमें डबल डीएनए हो जाएगा। बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड। This is likely to mash up the control of the cellular apparatus by the DNA. अब इससे क्या होगा? डीएनए का जो सेलुलर apparatus है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। Besides, if each generation doubles its DNA, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो अपने डीएनए को डबल करती है, यानी डीएनए की कॉपी करती है, और सेकंड जनरेशन भी अपने डीएनए की क्या करती है? कॉपी करती है। Each generation double its DNA fairly soon as there will be only DNA on Earth. कहता अगर हर जनरेशन अपने डीएनए को डबल करती रहती तो अर्थ पे सिर्फ डीएनए ही होता, डीएनए इतना बढ़ जाता, विद नो रूम फॉर एनीथिंग एल्स, बाकी किसी चीज के लिए अर्थ के ऊपर जगह ही नहीं बचती। हाउ मेनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? अब इस डिफिकल्टी को कैसे सोल्व किया? वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा इस पैराग्राफ में वो कहना चाह रहा है अगर सिंपल हम दो सेल्स के डीएनए को कंबाइन करते हैं वेरिएशंस कंबाइन करने के लिए, तो नई जो सेल बनेगा, नया इंडिविजुअल, उसमें डीएनए का जो मैटर होगा वो अमाउंट वो डबल हो जाएगा, और इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। और इस तरह से अगर हर जनरेशन में डीएनए का अमाउंट डबल होता चला जाए तो अर्थ में सिर्फ डीएनए ही डीएनए होंगे, बाकी और कोई चीज नहीं होगी। ठीक है ना? तो कहता है इस चीज को सोल्व आउट कैसे किया, इसकी सॉल्यूशन नेचर ने कैसे निकाला? वी हैव सीन अर्लियर दैट एज ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, टिश्यू का जो स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ गया है। वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन जो बहुत सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने इसका निकाला, मेंशन्ड अबव इज टू हैव स्पेशल लाइनेजेस ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कि बॉडी के अंदर स्पेशल जो ऑर्गन है उनके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स हैं विच हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, विच हैव ओनली, जिनके अंदर सिर्फ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए, और उन स्पेशल सेल्स के अंदर हाफ डीएनए का अमाउंट ही है एज कंपेयर टू नॉन रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स हैं, एक तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इनमें जो फुल डीएनए है, जितना डीएनए है, इसका हाफ, आधा 1/2 डीएनए इनमें है। ठीक है ना? तो इनमें आधा डीएनए है, आधा अमाउंट ऑफ डीएनए, हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स, इनमें जितने क्रोमोसोम्स हैं इनमें उनके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स इनमें जितने डीएनए जितने क्रोमोसोम्स हैं इनमें उनके हाफ हैं, आधे हैं। किनमें? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। दस व्हेन दीज जर्म सेल्स, और इन रिप्रोडक्टिव सेल्स को जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम मेल बोलेंगे, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे हम फीमेल बोलेंगे, इनमें इनकी कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होंगी?
मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन में इनकी जर्म सेल्स, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलेंगे, जर्म सेल, इसकी भी जर्म सेल यानी और रिप्रोडक्टिव सेल, ये आपस में कंबाइन होती हैं। इसमें कितना डीएनए, हाफ ऑफ डीएनए, इसमें कितना, हाफ ऑफ डीएनए, दोनों प्लस हो गए तो कंप्लीट हो गया 1 डीएनए सेट, 1 डीएनए सेट कंप्लीट हो जाता है। From the two individual combined during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and DNA content in the new generation. तो न्यू जनरेशन की सारी सेल्स के अंदर 1 डीएनए सेट जितना अमाउंट पेरेंट में था उतना इसमें है, लेकिन इसकी भी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होगी उसमें इसकी भी कॉपी करके आधा ही सेट होगा। क्लियर है? इफ द जाइगोट इज टू ग्रो, जाइगोट, जाइगोट किसे कहते हैं, हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा, दोनों सेल्स मेल और फीमेल सेल जब कंबाइन होकर न्यू सेल्स बना लेती हैं, न्यू सेल कॉम्बिनेशन के बाद, तो ये न्यू सेल ही जाइगोट कहलाती है। इसी न्यू सेल को क्या कहते हैं, जाइगोट। इफ द जाइगोट इज टू ग्रो, जब ये न्यू सेल ग्रो करती है एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म, और बड़े एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाती है, विच हैज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन, जिसके बहुत स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन है, देन इट हैज टू have sufficient stores of energy for doing this. In very simple organisms, it is seen that the two germ cells are not very different from one another. बहुत जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें जो दो जर्म सेल है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और में इवन भी सिमिलर, कभी कभी ये सिमिलर भी होती हैं। बट एज दी बॉडी डिजाइन्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे जैसे बॉडी डिजाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस होता गया, the germ cells also specialized. One germ cell is large and contain a food stored. एक जो जर्म सेल, अब जर्म सेल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे, एक जर्म सेल है वो बड़ी है, एंड कंटेन दी फूड स्टोर्स, और उसके अंदर फूड ही स्टोर है, while the other is smaller and likely to be motile, जबकि दूसरी छोटी है और मोटाइल, मोटाइल का मतलब होता है मोशन, वो मूव करने में सक्षम है। कन्वेंशनली The motile germ cell is called the male gamete. ये जो मोटाइल सेल, जो मूव करने वाली छोटी और मोटाइल सेल, इसे मेल गैमेट बोलते हैं, मेल गैमेट। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, और ऐसी जर्म सेल जो फूड स्टोर करके रखती है उसे फीमेल गैमेट बोलते हैं, उसे कहेंगे फीमेल गैमेट। वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस हाउ दे नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज। अब अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि दो अलग अलग तरह के गैमेट्स किस तरह से डिफर्स इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे कन्वर्ट होते हैं, एंड सम केसेस, कुछ केसेस में डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरह से इनकी वजह से डिफरेंसेस जो है वो आ जाते हैं। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। देखो यहाँ शब्द है एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स जो ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्लावर्स, और प्लस इनके जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, उनके अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो जिनके अपने बीज होते हैं। एंजियोस्पर्म फ्लावर है, फ्लावर के अंदर सीड्स बीज हैं, आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट है उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मीन्स वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, वो कहाँ है, फ्लावर के अंदर, इन द फ्लावर। You have already studied in the different parts of flower. आपने छोटी क्लासेस में फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स को पढ़ा है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन, कार्प्स। देखो कितने पार्ट हो गए, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिन्स, कार्पस, 1 2 3 4। सेपल्स ये ग्रीन लीफ टाइप जो फ्लावर के नीचे होती है, सपोर्ट का काम करती हैं, सपोर्ट किसको, ऊपर फ्लावर को। दूसरा पेटल्स, ये कलरफुल जो लीव्स हैं ऊपर, पत्तियां, ये पेटल्स हैं, क्या करेंगी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगी, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं
फिर स्टेमेन, स्टेमेन आपका ये स्टेमेन है, ये इस तरह, जिसमें एंथर और फिलामेंट दो चीजें हैं। स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके दो पार्ट है, एक एंथर, एंथर ही ऊपर वाला पार्ट, और इसके नीचे डंडी जिससे नीचे कनेक्टेड है उसे फिलामेंट कहेंगे। तो स्टेमेन के बाद दूसरा है कार्पेल, ये पेस्टल भी, पेस्टल कहेंगे इसे। इसमें तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा ये अपर पार्ट, स्टाइल जो इसे नीचे से कनेक्ट करता, ओवरी है सेंट्रल पार्ट, ये ओवरी है। स्टेमेन एंड कार्पेल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल्स। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था कौन? स्टेमेन। और ये पेस्टेल जिसे कार्पेल कहेंगे, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके तीन पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। व्हाट पॉसिबल फंक्शंस कुड बी पेटल्स एंड सेपल्स? सर, पेटल के फंक्शन, सेपल्स के फंक्शन हमने डिस्कस किए। सेपल्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि पेटल्स इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करता है वो फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे कि इंसेक्ट किस लिए काम आते हैं यहाँ। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ उसमें एक में मेल और किसी में फीमेल भी हो सकता है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, इनके फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमेन्स, या तो इनके फ्लावर में स्टेमेन होगा या फिर कार्पेल्स होगा, या फिर बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल, जिसके फ्लावर में दोनों स्टेमेन्स और आपका कार्पेल्स दोनों ही होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस, मस्टर्ड। तो इसमें आप यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल आपने पढ़ा पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल का आपने एग्जाम्पल पढ़ा हिबिस्कस, मस्टर्ड। अब मस्टर्ड यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट है, आइदर फीमेल और आइदर मेल। बाइसेक्सुअल, बाई मतलब टू, बाई मीन्स टू, जिसमें दोनों ही सेक्स यानी मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट जिस फ्लावर के अंदर है उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। व्हेन इट कंटेन बोथ स्टेमेन एंड कार्पेल्स, स्टेमेन इज द मेल, यहां देखो स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। स्टेमेन क्या प्रोड्यूस करता है? मार्क कर लो अच्छी तरह से, पोलन ग्रेन दैट आर येलोइश। इनका कलर कैसा है ये भी मार्क करो, येलो कलर के होंगे पोलन ग्रेन इन कलर। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक टू आवर हैंड्स इफ यू टच द स्टेमेन ऑफ द फ्लावर। कई बार जब हम फ्लावर को टच करते हैं तो ये पाउडर हमारे हाथों पे चिपक जाता है, येलो कलर हमें दिखाई भी देगा। जबकि कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में फ्लावर के। एंड इज द फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्लियर है? इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द स्वोलन बॉटम, 3 पार्ट्स इसमें। सबसे पहले नाम लिया स्वोलन यानी फूली हुई स्वेल, बॉटम नीचे वाला पार्ट जिसको हम ओवरी कहेंगे। व्हाट इज ओवरी? स्वोलन बॉटम पार्ट ऑफ द कार्पेल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड ओवरी। मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, मिडल पार्ट का नाम क्या है? स्टाइल है। एंड द टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड के ऊपर जो होता है, पार्ट विच में बी स्टिकी, ये स्टिकी चिपचिपा होता है, ये ध्यान देना, इसे स्टिग्मा कहेंगे। स्टिकी चिपचिपा पार्ट स्टिग्मा, ये सबसे टॉप पे, ये मिडल में, और ये नीचे स्वोलन पार्ट ओवरी नीचे। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। अब दो नाम आपने अच्छी तरह से याद रख लो, एक पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, और एक ओव्यूल, ओव्यूल्स। ये पोलन ग्रेन कहाँ थे? ये स्टेमेन पे थे, और ओव्यूल्स कहाँ है? ओवरी के अंदर है। ये एक्चुअली मेल जो है जर्म सेल है, और ये फीमेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल और ये फीमेल जर्म सेल्स। तो याद रखना, फ्लावर के अंदर मेल जर्म सेल को हम पोलन ग्रेन कहेंगे, फीमेल जर्म सेल्स को हम ओव्यूल कहेंगे, क्लियर है? एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग, और इस ओव्यूल के अंदर क्या है? एक एग सेल है। ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। मेल जर्म सेल प्रोड्यूसेस बाय पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, यही मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये मेल
जर्म सेल प्रोड्यूस करेंगे। और ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करेंगे? एग, जो फीमेल जर्म सेल होगा। बाय पोलन ग्रेन फ्यूज मतलब मिल जाते हैं, मिलना, विद द फीमेल गैमेट। तो मेल पोलन ग्रेन जो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करेंगे वो फ्यूज हो जाएगा, यानी मिल जाएगा फीमेल गैमेट से, प्रेजेंट इन ओव्यूल, जो कहां पे प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स, और फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स का इस तरह से मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। गिव अस द जाइगोट, इससे क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट फॉर्म हुआ, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट, और वही जाइगोट न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। Thus the pollen needs to be transferred. पोलन कहाँ था? पोलन फ्लावर के मेल पार्ट पे था। क्या जरूरत है उसे ट्रांसफर होने की? कहाँ पे? फ्रॉम स्टेमेन के ऊपर पोलन था, स्टेमेन टू स्टिग्मा, उसे स्टेमेन से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन द सेम फ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं, अगर ये जो ट्रांसफर है पोलन का वो एक ही फ्लावर में है, यानी उसी फ्लावर के स्टेमेन से स्टिग्मा पे पोलन का ट्रांसफर है, इट इज रिफर्ड एज सेल्फ पोलिनेशन, इसे सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन इन द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन क्लियर हो गया? पोलन, इफ पोलन ट्रांसफर फ्रॉम anther to stigma of same flower, it is referred as self pollination. On the other hand, if pollen is transferred from one flower to another, it is known as cross pollination. तो क्रॉस पोलिनेशन दूसरे फ्लावर के जो आपके स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है तो क्रॉस पोलिनेशन हो गया। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय, कैसे पोलन ट्रांसफर होगा? कैसे ट्रांसफर होगा? बाय एजेंट लाइक विंड, या तो उसे हवा ट्रांसफर करेगी, हवा के साथ उड़ के जाएंगे, या वाटर के साथ, या फिर एनिमल, इंसेक्ट वगैरह से। इसीलिए हमने पहले डिस्कस किया था ना कि पेटल्स के फंक्शन क्या होंगे? पेटल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। इंसेक्ट जब फ्लावर पे बैठते हैं तो उनके पैरों पे ये पोलन चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरी जगह जाके बैठते हैं तो वो दूसरी जगह जाके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इन्हें एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, इस मेथड को क्या कहेंगे? पोलिनेशन कहेंगे, ट्रांसफर होने को, और इसे कहेंगे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन? आपको आंसर में लिखना है विंड, वाटर और एनिमल्स आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन जो पोलिनेशन कराते हैं। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे पोलन के ट्रांसफर को पोलिनेशन कहेंगे। सेम फ्लावर पे ट्रांसफर होगा सेल्फ, किसी दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर होगा क्रॉस पोलिनेशन, और एजेंट्स ट्रांसफर कौन कराएंगे? विंड, वाटर और एनिमल्स। क्लियर है? आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, जब पोलन, ये देखो ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें क्या दिखाया हुआ है? स्टिग्मा ऊपर वाला पोर्शन, स्टाइल ये बीच वाला पोर्शन, और ओवरी ये नीचे वाला पोर्शन। जब पोलन सुटेबल स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है, पोलन यहाँ पे पहुंच गया है, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स, अब उसको फीमेल जर्म सेल तक पहुंचना है। इट हैज टू रीच दी फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल कहाँ है? यहाँ नीचे ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एग सेल, विच आर इन द ओवरी। फॉर दिस, इसके लिए क्या करेगा? अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये पोलन ग्रेन जहां भी आएगा वो केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल नीचे स्टिग्मा और स्टाइल में एक इंटरनल ट्यूब बनाना शुरू कर देगा। जैसे अर्थ के नीचे मिट्टी के नीचे पाइप बिछाते हैं ना, पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं, ऐसे ही अंदर एक ट्यूब फॉर्म करना शुरू कर देगा। यहाँ दो पोलन दिखाए हुए हैं, इसकी जो ट्यूब थी छोटी रहेगी, इससे पहले दूसरे ने अपनी बड़ी ट्यूब जो है वो फॉर्म कर ली, तो यहाँ से अंदर ही अंदर 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 ये ट्यूब फॉर्म होगी, और कहाँ तक चली जाएगी? ये
ओवरी तक चली जाएगी। एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल, और स्टाइल से होते होते रीच दी ओवरी, ओवरी तक ये ट्यूब पहुंच जाती है। तो पोलन ग्रेन से एक ट्यूब बनना शुरू हुई, जो फीमेल जो पार्ट है उसके अंदर ही अंदर कहां तक पहुंच गई, ओवरी तक। यानी एक तरह से ये अंडरग्राउंड रास्ता तैयार हो गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब होगा क्या, यहां से ये जो मेल जर्म सेल है, ये देखो लिखा हुआ मेल जर्म सेल, ये दिखाया हुआ यहाँ पे ये। तो पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल्स जो प्रोड्यूस करेगा, आपने ऊपर पढ़ा था ना, पोलन ग्रेन मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करेगा। तो मेल जर्म सेल्स इस ट्यूब के थ्रू होते होते कहां तक पहुंचती है, फीमेल जर्म सेल तक पहुंचती है, और वहां पे वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाती हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। कहां पे, ओवरी के अंदर। अब जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम, जाइगोट डिवाइड होगा, एक सेल दो में, दो से चार में, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट फर्स्ट स्टेज है, ध्यान देना, और उसके बाद सेकंड स्टेज है एम्ब्रियो। सेकंड विद इन द ओव्यूल, कहां पे बनेगी, ओव्यूल के अंदर ही। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट, ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट, एक मजबूत कोट इनके ऊपर डेवलप होगा, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड, और सीड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी ग्रोज रैपिडली, ओवरी किसमें वो बड़ी फटाफट बढ़ेगी, एंड राइपिन ए फॉर्म ऑफ फ्रूट, और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा, ध्यान देना कि आपका जो ओव्यूल है, ओव्यूल वो सीड में कन्वर्ट होगा, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ओव्यूल अंदर वाला ये सीड बन जाएगा, और इसके बाहर वाली ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाएगी। मीनवाइल इसी टाइम द पेटल्स, जो पेटल और सेपल्स और स्टेमन और स्टाइल हैं, इनका काम कंप्लीट हो गया है। एंड स्टिग्मा में बी श्रीवेल एंड फॉल ऑफ, ये सूख के झड़ जाएंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल persisting in the fruit? Try and work out the advantages of seed formation for the plant. The seed contains the future plant. इस seed के अंदर क्या है, इसी के अंदर future plant है, और embryo which develop into the seedlings under the appropriate condition. This process is known as germination. किस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहेंगे, जहां पे सीड्स जो है फ्यूचर प्लांट में डेवलप हो जाए, एम्ब्रियो जिसके अंदर सीडलिंग्स हैं उसमें से फ्यूचर रूट, फ्यूचर शूट डेवलप हो, जर्मिनेशन है। यहाँ पे एक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये ध्यान से देखना। इसमें क्या है, इसमें ये सीड है, सीड के ये दो पार्ट है, कोटिलेडोन्स बोलते हैं, टू कोटिलेडोन्स। सीड दो तरह के होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, मोनो कोटिलेडोन और डाया और बाई कोटिलेडोन, बाई कोटिलेडोन। मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू कोटिलेडोन्स। तो कोटिलेडोन्स इधर और इधर, जैसे चने का दाना आपने देखा है, तो इसके बीच में ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर वाले पोर्शन को प्लीम्यूल, प्लूम्यूल, जिसे फ्यूचर शूट कहेंगे। शूट यानी पौधे के ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से को शूट, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, रूट यानी रेडिकल। ये नीचे वाले पोर्शन रेडिकल है। तो इसको इस तरह से बनाना, ऊपर वाला पी से शुरू होता है, नीचे वाला आर से। आर से क्या शुरू हुआ, रेडिकल, और रेडिकल क्या है, फ्यूचर की रूट है। तो दोनों ही आर से शुरू होते हैं, तो एक दूसरे से मैच करके हिंट से आप याद रख सकते हो। रेडिकल इज फ्यूचर रूट। जब ये जमीन में फेवरेबल कंडीशन में ये सीड होगा, इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वाटर मॉइस्चर मिलेगा, तो ये सीडलिंग्स यानी छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट होगा। नीचे वाला पोर्शन फ्यूचर का रूट बनेगा, ऊपर वाला पोर्शन प्लूम्यूल फ्यूचर की शूट बनेगा। क्लियर है? तो इस पे भी ये क्वेश्चन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इनके नाम पूछ लेते हैं, कौन सा फ्यूचर रूट, कौन सा फ्यूचर शूट है, ये पूछ लेते हैं। क्लियर?